नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे वीडियो में। देखो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में हम आपके सवाल जो आपने कमेंट्स किए हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, आपने जो मैसेजेस किए हैं साहब, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा पहले पार्ट्स में। दूसरे पार्ट में दोस्तों बाजार के बारे में करेंगे बात कि बाजार सोमवार को कैसे खुल सकता है। तो सबसे पहले आपका कमेंट्स, आपने क्या पूछा। देखिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास, बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास कि पूछ रहे हैं कि सर क्या जो ये 6 बैंक बचे हैं जिनका मर्ज नहीं हुआ है, क्या इन्हीं 6 बैंकों में से 2 बैंक का मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या 2 बैंकों को ही सरकार फाइनलाइज करेगी। काफी सारे जो क्वेश्चंस कमेंट्स आ रहे हैं ना दोस्तों, मेरी जो वीडियो है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर उन्हीं पर डिपेंड है। बाकी चीज तो मैं व्हाट्सएप से आपको मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है बता ही देता हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों, उनका एक वीडियो के माध्यम से बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ही अच्छा ये सवाल था कि सरकार ने आखिर ये 6 बैंकों को मर्ज क्यों नहीं किया। तो चलिए जानते हैं। देखो दोस्तों, जिस समय मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी, मेरे ख्याल से 2020 मार्च में लास्ट मर्ज हुआ था बैंकों का, यानी कि जब 10 से 4 बैंक बने थे उस समय पंजाब मेरे ख्याल से पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का मेरे ख्याल से विलय हुआ था, इलाहाबाद बैंक और मेरे ख्याल से 2-4 बैंक और हुए थे। 10 बैंक थे, 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बनाए थे। उसके बाद आपने देखा होगा कोई भी मर्जर की प्रक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि साहब उस समय कोरोना आ गया था, कोरोना काल था। सरकार का सारा फोकस अपनी इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए था, इकोनॉमिक्स प्लस हेल्थ। एक कारण ये हो गया, ठीक है। तो अगर सरकार उस समय साहब इनको मर्जर पे लेके आती तो एक मेरे ख्याल से काफी सारी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता सरकार को, क्योंकि उस समय जो ज्यादा जरूरत थी वो इकोनॉमिक्स को, साहब सरकार को इकोनॉमिक्स बचाने की ज्यादा जरूरत थी और साहब मेरे ख्याल से हेल्थ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी। देखा नहीं आपने सरकार ने कितने पैकेज, राहत पैकेज वगैरह दिए। फिर साहब इसी उधेड़ में मार्च अप्रैल मई का महीना 3 महीने तक ऐसे चलता रहा, लॉकडाउन का सिलसिला चला, सब कुछ बंद था। तो उस समय दोस्तों काफी उथल पुथल हो चुका था भाई। उस समय मर्जर की प्रक्रिया ऐसी तो नहीं है, सबको बैठना पड़ता है, मिलना पड़ता है, जानना पड़ता है, कमेटी गठित होती है, कौन सा बैंक किस बैंक के साथ मर्ज करना पड़ता है, सारी चीजें, बहुत चीजें, रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, ड्राफ्ट तैयार करने, ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार करने पड़ते हैं। ऐसा ही नहीं है कि किसी बैंक को किसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया। तो एक कारण तो दोस्तों कोरोना काल था, ये जो मर्जर 6 बैंकों का नहीं हुआ। दूसरा साहब आप देखोगे कि इसी उधेड़-बुन में साहब एक मोरेटोरियम का कहानी और मेरे ख्याल से डेवलप हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया अभी आप, यानी कि 6 महीने का जब एक्सटेंड करा था, लोन मोरेटोरियम बढ़ाया था कि मार्च से लेकर और 31 अगस्त तक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैंक अभी आप लोग साहब ये जो एनपीए है इसको डिक्लेयर नहीं करोगे, यानी कि स्थिति जो है वो जो की त्यों बनाए रखोगे। मोरेटोरियम का याद है, मैंने एक वीडियो भी आपके लिए पोस्ट करा था मेरे ख्याल से मोरेटोरियम का। तो एक दिक्कत परेशानी वहां से आ गई, यानी कि अब सरकार को मोरेटोरियम के कारण एक्चुअल एनपीए का पता नहीं चल पा रहा था। एक कोरोना का, एक मोरेटोरियम के कारण बैंकों के एक्चुअल एनपीए का ना पता होना, ये दोनों चीजें दोस्तों बैंकों के मर्ज करने में दिक्कत आ रही थी। यानी कि बैंक को मर्ज करें तो कैसे करें। देखो बैंकों को जब मर्ज किया जाता है तो एनपीए उनका बहुत बड़ा कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बैंक को किसी के साथ मर्ज किया, ये देखना पड़ता है कि वो बैंक उस बैंक को उठाने लायक, यानी कि उसका बोझ उठाने लायक है भी या नहीं। बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो जब एनपीए ही सरकार को नहीं पता थे, जब एनपीए सरकार को नहीं पता थे साहब, तो सरकार ने क्या करा, ये जो 6 बैंक बचे ना ये रह गए, ये आप समझ लीजिए ये मर्ज होने से रह गए। कोरोना काल इसका मुख्य मेरे ख्याल से कारण था। दूसरा साहब इसमें आपका मोरेटोरियम सुप्रीम कोर्ट, तो सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट का भाई मान सम्मान रखना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी आदमी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और सही बात भी, उस समय बहुत से लोगों की नौकरी गई थी, लोन तो बहुत दूर की बात है कि वो ऐसी स्थिति में भी नहीं थे कि साहब अपनी जो आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति है उसको भी सही तरीके से चला सके। परेशानी बहुत बड़ी थी कोरोना काल में, सब कुछ बंद। ये सब कुछ बंद ना एक अजीब सा मेरे ख्याल से विश्व में हुआ है, सब कुछ बंद।
सब कुछ बनता साहब, A to Z, ट्रेन, एरोप्लेन, सब कुछ। और ऐसी स्थिति में मोरेटोरियम का मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी सही था कि भाई कुछ रिलीफ वो इसको पब्लिक को दिया जाए बैंकों की तरफ से। बैंकों ने भी काफी सहयोग करा, आरबीआई ने भी कह दिया था कि साहब हम एक्सटेंड कर रहे हैं और 6 महीने तक कोई लोन मेरे ख्याल से ईएमआई नहीं ली गई, यानी कि मोरेटोरियम को बरकरार बनाए रखा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का गवर्नमेंट ने मान सम्मान रख के साहब बिल्कुल उसे यथावत बनाए रखा। जैसे एनपीए मार्च से पहले थे वही एनपीए, उनमें कोई नया एनपीए इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, तो 2 कारण हो गए इन बैंकों के मर्ज ना होने के। ये बैंक बच गए साहब, ये बैंक मर्ज नहीं हो पाए। इसी उधेड़-बुन में ये सरकार चलती रही। ये 6 बैंक जू के तू हो गए साहब। आ गया बजट काल। बजट काल आ गया दोस्तों, 1 फरवरी आ गई। अब सरकार ने सोचा कि भाई अब हम जो एनपीए से पैसा नहीं आ पा रहा, एनपीए में जो पैसा फंसा हुआ है वो किसी तरह इन बैंकों में पैसा आ जाए, क्या अपनाई जाए कोई क्रिया, कोई ऐसा जादू की छड़ी हो जिससे एनपीए में रुका हुआ पैसा यहाँ आ जाए। तो वो कैसे वो पैसा इन बैंकों में आया वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि जो कल का कमेंट्स है, जो कल का कमेंट्स कह रहा हूं, जो नेक्स्ट कमेंट मेरे पे आया है वो सेम इसी पे है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर आप कह रहे थे कि बैंकों की स्थिति ठीक हो जाएगी इस प्राइवेटाइजेशन की न्यूज से, कैसे ठीक होगी, क्यों ठीक होगी और ठीक हुई भी या नहीं। ये दोस्तों मैं कल के कमेंट्स में आपको आंसर दूंगा। अगर मैं ये सारी चीजें अभी बताने लग जाऊं कि किस तरह मार्केट कैप बढ़ चुकी है शेयर प्राइस के उछाल होने के कारण, तो काफी लंबा चौड़ा ये वीडियो हो जाएगा। मुझे सिर्फ आपके एक कमेंट्स का आंसर देना था जो आप मेरे ख्याल से जान चुके होंगे, यानी कि कोरोना काल की वजह से मोरेटोरियम के कारण इन 6 बैंकों में प्राइवेटाइजेशन मर्जर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब ऐसा नहीं है कि इन 6 बैंकों में से ही कोई बैंक फाइनलाइज हो। देखो दोस्तों, जब तक मर्ज नहीं होगा, जब तक साहब मर्ज नहीं होगा, मर्जर नहीं होगा इन 6 बैंकों का बड़े बैंकों में, तब तक साहब ये प्राइवेटाइजेशन की फाइनलाइज नहीं हो सकते। यानी कि 2 बैंक फाइनलाइज नहीं हो सकते जब तक मर्जर नहीं होगा इनका बड़े बैंकों के साथ। ये बात गांठ बांध के अपने दिमाग में बैठा लो। चिंता छोड़ दो, मैं कह रहा हूं चिंता बिल्कुल छोड़ दो साहब, बिल्कुल। कब ये मत सोचो कि हमारा बैंक हो जाएगा या कोई भी बैंक हो जाएगा, ये चिंता आप मत करो, मत करो। क्योंकि जो कल का वीडियो है ना, जो मैंने पढ़ाई करके जो कमेंट्स के आधार पर जो मैंने कल का वीडियो बनाया है, बनाया क्या अभी बना नहीं है, जो मैंने उसकी प्रिपरेशन की है, जो मैंने उसको तैयारी करके लिखा है, समझा है, जो चीज मैं आपको कल बताऊंगा उससे आप बहुत कुछ समझोगे। उसमें मैं आपको आईडीबीआई का एक एग्जाम्पल दूंगा। सरकार ने जब आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की सोची थी, दिक्कत क्या आ गई थी, सबसे बड़ी दिक्कत आ गई थी, सामने खरीदार नहीं था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो सामने खरीदार भी होना चाहिए। उस समय खरीदार भी नहीं था मेरे भाई। आईडीबीआई को एलआईसी ने लिया, तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, जो ये पार्ट है जो रह गया है, जो आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि कोरोना काल और मोरेटोरियम के कारण इन 6 बैंकों का मर्जर की प्रक्रिया नहीं हो पाई। अब ऐसा नहीं है कि इन्हीं 6 बैंकों में से आपका 2 बैंक फाइनलाइज हो प्राइवेटाइजेशन के लिए, पहले मर्ज होगा। ये बात पक्की है, श्योर है, बिल्कुल क्लियर है। अब भाई आगे सरकार की मर्जी है, मैं ऐसा कोई वो नहीं हो कि मैं जो कह दूंगा वही फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है कि मर्जर से बैंक मजबूत होंगे, ना कि प्राइवेटाइजेशन से। और जब तक प्राइवेटाइजेशन की चिड़िया उड़ती रहेगी, बैंकों की हालत सुधरती रहेगी। कैसे? कल के वीडियो में जरूर देखिएगा। जो कल का वीडियो होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारी चीजें आपको उसमें समझ में आएंगी। आईडीबीआई का एग्जाम्पल होगा, यस बैंक का एग्जाम्पल होगा। इतने सारे प्राइवेटाइज बैंक हैं हमारे पास, फिर सरकार क्यों 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है? करेगी या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। जब तक ये चिड़िया उड़ रही है, यानी कि जब तक जो ये खबर चल रही है ना, यानी कि जब तक खबर प्राइवेटाइजेशन की चलती रहेगी, इन बैंकों में पैसा आता रहेगा। कहां से वो पैसा आ रहा है वो मैं सारी चीजें आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मैंने जो आपको आंसर दिया कि कोरोना काल और
इसकी वजह से, मोरेटोरियम की वजह से इन बैंकों का मर्जर रुक गया था। बाकी चीजें कल समझेंगे, कल का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। सारी चीजें अगर आज समझ लोगे तो कल का वीडियो भी आपको फिर मजा नहीं आएगा देखने में, तो कल का वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये एक फर्स्ट पार्ट था। अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर, यानी कि कल को बाजार कैसा खुलेगा, कमाई के मौके कहां पर है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो फ्राइडे का वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारी चीजें समझा दी थी साहब। FIDS का डाटा वो बता दिया था, मेरे ख्याल से FIDS का डाटा ग्राफिक्स पे तो लगा दिया था, बता नहीं पाया था। तो सुन लीजिए FIDS का डाटा। उससे पहले थोड़ी सी बात, जो CPI का डाटा है उसको भी देख लीजिए। IIP CPI का डाटा है साहब, दोनों ही निगेटिव है साहब। महंगाई दर बढ़ी है, 5.03 के आसपास CPI डाटा है। CPI डाटा क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। बाकी जो IIP CPI है वो 5.03 था, यानी कि खाने पीने की चीजों में दाम बढ़ने के कारण ये हमारी महंगाई दर ऊपर आई है। बाकी दालें वगैरह में तो इतना ज्यादा उछाल नहीं था। फ्यूल्स वगैरह, ये जो डीजल वगैरह है इसमें भी, जो पेट्रोल डीजल वगैरह, इसमें जो ग्राफ फिगर आई है वो तो कम आई है, लेकिन जो उसका जो बढ़ा है ना जो रेट, वो इस महीने से ज्यादा बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से अगले महीने आएगा वो। बाकी दाल वगैरह है जो, वो उसमें ज्यादा बढ़त है नहीं। कुल मिला के जो खाने पीने की आइटम है ना, वो चीज साहब कंबाइंड जो फूड इंडेक्स होता है वो साहब ऊपर है। वो कितना है, वो मेरे ख्याल से 3 के आसपास है। बाकी चीजें मैंने आपको डिजिटल नोट्स के माध्यम से भेज दी है, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें समझाया है मैंने, अच्छी तरह बताया। जो चीज मैंने बना के आपको पास भेजी है उसको देख लीजिएगा, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि CPI डाटा इस समय 5.03 के आसपास किस तरह पहुंचा, कितनी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें बढ़ी। IIP साहब, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या कह रहा है साहब कि कोर, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 8 कोर सेक्टर होते हैं। क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हुई, सब नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजें। मेरा पिछला वीडियो IIP डाटा पर भी है, वो भी चीज आप जाके देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो साहब जनवरी में, दिसंबर में देखिए, दिसंबर में 1.5 ऊपर था, जनवरी में साहब 1.6 गिर गया, यानी कि अचंभत सी स्थिति बनी हुई है। जब देखो वी शेप रिकवरी होती है ना, जैसे GDP गिरी फिर साहब बढ़ गई, तो अभी ना ये अचंभत सी स्थिति होगी, यानी कि एक दुविधा भरी स्थिति होगी। जब कोई चीज ज्यादा गिर जाती है ना दोस्तों, तो रिकवरी बहुत तेज आती है। सब कुछ बंद था, उसके बाद जब खुला तो रिकवरी आनी स्वाभाविक थी, एक जबरदस्त ग्रोथ दिखी, एक वी शेप रिकवरी दिखी। वी शेप रिकवरी क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, लेकिन अब ये ऊपर नीचे होता रहेगा, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, यानी कि स्थिरता नहीं आएगी। स्थिरता अभी नहीं आएगी, कभी ऊपर हो जाएगा, कभी दिक्कत परेशानी आ जाएगी। अब जैसे ये कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, फिर साहब ये नीचे आ जाएगी। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में जो ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां तो नाइट कर्फ्यू तक की नौबत आ गई, कई जगह तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ा महाराष्ट्र के इलाकों में। तो दोस्तों ये चीजें हो रही हैं, अब अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी अनिश्चितता में कभी ऊपर चली जाएगी, जब पॉजिटिव न्यूज आएगा ऊपर चला जाएगा, जब कोई निगेटिव न्यूज आएगी नीचे आ जाएगा, यानी कि झूलता रहेगा। इतना गिरावट नहीं आएगी बाजार में, इतनी गिरावट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखो जो इस समय कोरोना काल आया था, जिस समय लॉकडाउन लगा था, उस समय किसी को ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। जब सब कुछ बंद हो रहा है तो लोग बहुत घबरा गए थे, उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सोचा था ना, इसीलिए इतनी जबरदस्त बिकवाली बाजार में आई थी। लेकिन उससे विपरीत साहब बाजार ने अच्छा परफॉर्म दिया, क्योंकि जितनी सोच रखी थी दिमाग में, निगेटिविटी जितनी ज्यादा थी लोगों के अंदर, उससे बाजार में कम ही नुकसान हुआ। 23% की GDP गिरी तो, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी निकल के आ गए। फार्मा चल गया था, IT चल गया, वर्क एट होम, कुछ सेक्टर ने बचा ली जान। फिर साहब FII का पैसा लगातार कंटिन्यूस आता रहा हमारे देश में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। देखो जब कोई मुसीबत आई और उस समय बाहर से पैसा आया, रिलायंस ने अपनी हिस्सेदारी बेची है मेरे ख्याल से, जियो को, उसको, गूगल को, और क्या कहते हैं, जियो की हिस्सेदारी जो बेची थी कोरोना काल में, मेरे ख्याल से गूगल, फेसबुक वगैरह को, उस समय भी काफी अच्छा खासा अमाउंट आया था। यानी सब लोग ये लग गए थे कि किसी तरह अपने देश को और अपने देश के बाजार को बचाना है। तो ये कहानी हुई थी दोस्तों, उस समय ये नहीं पता था कि बाजार में ऐसा भी हो सकता है, इतनी ज्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन उससे कम हुआ था।
23% की जीडीपी गिरी तो, लेकिन रिकवरी बड़ी जबरदस्त आई। आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस करा क्योंकि वर्क एट होम हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें दोस्तों उस समय हुई। और इसी कारण दोस्तों जो अब ये सिस्टम चल रहा है, अब कोरोना काल क्या हो रहा है, दोबारा सुनने में आ रहा है कि दोबारा वापस आएगा, फिर वही लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अब वो चीज नहीं होगी। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, जो पहले हुई थी कुछ और सोचा था, हुआ कुछ और। ऑटो सेल्स के नंबर आप देखेंगे कितने जबरदस्त आए, क्योंकि कोरोना काल में अगर बहुत सारी चीजें निगेटिव हुई ना, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो गई। इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि क्या कहने साहब, लोग गाड़ियां खरीदने लगे। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, अभी बाजार जो है वो अनिश्चितताओं के बीच में झूलता ही रहेगा। इस बाजार में ऐसी कंडीशन में साहब सब देश अपने देश की इकोनॉमी को बचाने पे लगे हुए हैं। इसीलिए दोस्तों वो पैकेज, राहत पैकेज वगैरह कंटिन्यूसली डल रहा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आरबीआई भी बहुत कदम उठा रहा है। विश्व बैंक के जितने बड़े बड़े बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, वो भी लगातार कदम उठा रहे हैं ताकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम मार्केट में ना हो, तरलता बनी रहे। तो ये एक कारण है। ऊपर से लेके डीमेट अकाउंट लगातार कंटिन्यूसली हमारे मार्केट में 3 करोड़ से ऊपर की ज्यादा खुल रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो कुल मिला के दोस्तों नेगेटिव जो न्यूज आएंगी उनका असर अब इतना नहीं होगा जितनी पॉजिटिव न्यूज पे मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन बाजार इस समय ओवरबॉट कैटेगरी में है, बहुत ज्यादा महंगा है। अब आपको बहुत फूक के कदम रखना है, ऐसा ना हो कि आप ऊपर के लेवल पर फंस जाए। बॉन्ड डील्स वगैरह की मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं कि किस तरह उनका संबंध होता है। बहुत सारी चीजें आपको मैंने समझा रखी हैं। क्रूड ऑयल भी 70 के आसपास चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट भी टॉप पे खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अभी मेरे ख्याल से बाजार में ऐसा माहौल नहीं आया है कि आप अपना जो कुछ कमाया है 7500 से और अब तक वो सारा पैसा मार्केट में लगा दें। लेकिन कुछ हमें जरूर लगाना चाहिए बाजार में, ऐसा ना हो कि बाजार यहाँ से ऊपर चले जाए और हमारे पे शेयर्स भी ना रहें। तो उसी के लिए मैंने आपको एक पोर्टफोलियो बना के दिया हुआ है साहब। मेरे ख्याल से फार्मा में ओरो लैब है हमारे पास, और दूसरा देखिए बैंक्स में हमारे पे बीओबी सरकारी बैंक में, यस बैंक प्राइवेट बैंक में। ये ऐसे बैंक में इसमें डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड अनलिमिटेड है। सर टेलीकॉम में ब्राइटकॉम में, आईटी में विप्रो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इरकॉन मैंने आपको दिला रखा है साहब। केमिकल में हिमाद्री केमिकल है। मेटल में साहब मैंने कल एक आपको फ्राइडे के दिन स्टॉक बताया था, बीके आयरन एंड स्टील कंपनी। और साहब रेलवे में रेलटेल का मेरे ख्याल से 141-42 के आसपास आए, तो उस पर भी ध्यान रखिए। लेने हर शेयर जो लेने हैं वो छोटे लेने हैं, क्वांटिटी जो है वो थोड़ी लेनी है। ऐसे नहीं कि भर भर के शेयर ले लो आप। इस समय क्वांटिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी कम हो, क्योंकि अगर गिरावट होगी तो बहुत बड़ी होगी, फिर एवरेज करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों जो कल बाजार है वो बाजार एफआईआई के जो ये 965 करोड़ के आसपास की बिकवाली करके गए हैं फ्राइडे को, और डीआईएस भी मेरे ख्याल से 163 करोड़ के आसपास का माल बेच के गए। एफआईआई साहब 942 करोड़ का माल बेच के गए थे, और डीआईएस 163.87 करोड़ का माल बेच के गए। दोनों साहब 1100 करोड़ के आसपास की बिकवाली करके गए हैं। इस ग्राफ को देखते हुए यही पता चलता है कि एफआईआई के अंदर अगर सीपीआई या आईआईपी को लेकर कोई चिंता होती तो वो फिगर बहुत बड़ी होती, यानी फ्राइडे को बाजार ज्यादा गिरता, लेकिन वो 14950 को बचाने में हो गया कामयाब। यही एक सुकून भरी बात है। अब कल देखते हैं, कल जो मेरा अनुमान है वो यही है कि बाजार सुबह के समय निगेटिव होगा। 14950 को अगर बाजार कर होल्ड कर लेता है तो डेफिनेटली एक नई तेजी आएगी। लेकिन यदि 14950 से नीचे खुलता है बाजार तो एक करेक्शन आना है स्वाभाविक। जिस प्रकार एफआईआई आज माल थोड़ा बेच के गए हैं, कल वो ज्यादा, यानी मंडे को ज्यादा भी बेच सकते हैं। तो बाजार में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तेजी के लिए हमारे पास स्टॉक है, क्वांटिटी भले ही कम हो। हमने एक ऐसा पोर्टफोलियो दोस्तों बना के रखा हुआ है कि जब तक ये 30% की रिटर्न इस पोर्टफोलियो में से नहीं ले लेते तो तब तक हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। कल थोड़ा सा मैं बिजी हूं, आपको पता है कल मेरे यहाँ फंक्शन है। मार्केट आवर्स के दौरान मैं आपके साथ उपस्थित नहीं रह सकता, लेकिन डेफिनेटली शाम को वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूंगा। कोई नई बाइंग आप ना करिए, जो पोर्टफोलियो मैंने बता रखा है आपको इसी पोर्टफोलियो पे अपना फोकस करिए। आयरन एंड स्टील कंपनी जो हमारी रह गई है, और रेलटेल, ये तो स्टॉक अभी हमारे रह गए हैं, इनको खरीदना है आपको। 141-42 पे आसपास रेलटेल आएगा। तो क्वांटिटी अपनी अगर मान लिया आपको 100 खरीदने हैं तो सिर्फ 25, ऐसे आपका जो
बीके मैंने आयरन स्टील कंपनी बता रखी है आपको, उसके भी अगर आपको 100 खरीदने हैं तो 25 कहां पर खरीदने हैं वो चीज आप मान लीजिए जो मैंने फ्राइडे के वीडियो में आपको बताई है। ये पोर्टफोलियो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देने का दम रखता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा जरूर हो गया लेकिन काम का बन गया साहब। पहला कमेंट्स आपके लिए बहुत बढ़िया लेके आया मैं, उससे आप समझे कि बैंकों का मर्जर क्यों नहीं हुआ 6 बैंकों का, और दूसरा साहब कल के बाजार के बारे में भी आपको बहुत कुछ मिल गया। रही बात स्टॉक की, तो स्टॉक बहुत हो चुके हैं, पोर्टफोलियो लगभग तैयार है नेक्स्ट रैली के लिए। अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाता है, अगर गिरता है तो कैश भी हमारे पास अवेलेबल है, तो दोनों तरफ हमारे हाथ में लड्डू है। तो चलिए दोस्तों अपने इन शब्दों को यानी कि अब अपने शब्दों को देते हुए विराम वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। मुलाकात होगी फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।